हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एफकैट के बारे में जानेंगे। तो बेसिक डिटेल्स, बेसिक क्वेरीज जो एफकैट के बारे में आपको होती है, उसी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। एयरफोर्स हर साल जब ये एफकैट कंडक्ट करते हैं, 2 बार कंडक्ट करते हैं, तो इसको ये नोटिफाई करते हैं कि भाई आ जाओ, एग्जाम होने वाला है। तो नोटिफाई कैसे करते हैं? नोटिफिकेशन देके। तो इसी नोटिफिकेशन को, जो उसका पीडीएफ होता है, इसी को समराइज करके हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसी का जो बेसिकली सार होता है, उसी को हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो 15-20 मिनट में आपका ये एक वैल्यू फॉर टाइम वीडियो है। चलिए, सो या टेबल ऑफ कंटेंट्स, बेसिकली एवरीथिंग, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ब्रांच वाइज एज क्राइटेरिया, सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, एक्सेप्ट फॉर एसएसबी। एसएसबी वाला हम बाद में देखेंगे। एंड आई होप यू नो दिस कि एफकैट, एनडीए, सीडीएस जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर करने के बाद इट इज मैंडेटरी टू गिव एसएसबी। ठीक है, एसएसबी के बाद ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं, यू कैन बिकम एन ऑफिसर। ओके, एंड एयरफोर्स में एसएसबी नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, एएफएसबी। फाइन। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेरी कि भाई एफकैट होता क्या है। सो व्हाट इज एफकैट? सो एफकैट इज एन एंट्रेंस एग्जाम एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए, विच इज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। इसलिए इसको एफकैट बोलते हैं, दैट इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्यों? ताकि एयरफोर्स सिलेक्ट कर सके क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर्स इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज। ठीक है, तो इसके लिए ये होता है। तो फ्लाइंग ब्रांच एंड आपका ग्राउंड ड्यूटीज में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। मतलब टेक्निकल मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं कि आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर होना पड़ता है, बस ये मेंटेनेंस वाले काम इसमें होते हैं यहाँ पे। एंड नॉन टेक्निकल इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। ठीक है, तो ये आपका एयरफोर्स का बेसिक ये आपका हो गया। अब एफकैट के अलावा और कौन सी एंट्रीज होती है? बाय द वे, आपकी एनडीए हो गई, जो आपकी 12वीं के बाद होता है। देन देयर इज द सीडीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जिसको सीडीएसई भी कह देते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, इनमें भी आप जाके फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज यू कैन गेट इट। एंड एनडीए से तो आपका परमानेंट कमीशन ही होता है। ओके, अब कुछ क्वेरीज आती है, लाइक टिपिकल से क्वेरीज आती है कि फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट होना है या नहीं होता है, इफ वन गोज बाय द एफकैट। सो यू डोंट गेट परमानेंट कमीशन इफ यू एंटर इनटू द एयरफोर्स वाया एफकैट। ठीक है, एफकैट से एंट्री होगा तो आपको नहीं मिलने वाला, तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही जाएंगे। इसका मतलब है आपका टेन्योर 14 ईयर्स तक ही रहेगा। और ये नोटिफिकेशन में तो बहुत क्लियरली बोला है कि इट इज नॉन एक्सटेंडेबल। ठीक है, तो बढ़ नहीं सकता, ये सीमित ही रहेगा। 14 साल तक ही आप सर्विस में रह सकते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट ग्राउंड ड्यूटीज, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल? ग्राउंड ड्यूटीज में इट इज परमानेंट कमीशन आपको मिल सकता है फॉर मेन। ठीक है, एंड फॉर वुमेन तो यू विल गेट शॉर्ट सर्विस कमीशन। सो वुमेन का शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और साथ साथ में मेन कैन ऑल्सो ज्वाइन इन द शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें टर्म है 10 ईयर्स का, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 4 ईयर्स एंड नॉट बियॉन्ड दिस। तो मतलब ये 10 साल, 4 साल और बढ़ा सकते हो, आप एक्सटेंशन ले सकते हो, पर वहां पे आपका खत्म हो जाएगा tenure। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। एक चीज और, फ्लाइंग ब्रांच में आप एफकैट के थ्रू जाते हो, तो क्या आप ट्रांसपोर्ट पायलट ही बन जाते हो? कैन यू बी अ फाइटर पायलट ऑल्सो? कुछ लोगों को होता है कि हमने एनडीए सीडीएस ने क्लियर किया, एफकैट से ट्राई करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इट्स अप टू द एफकैट, आपका जो एयरफोर्स अकेडमी में जाते हो, वहां पे आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसके बेसिस पे रहता है आपको कौन सा प्लेन मिलेगा इफ यू गो इनटू द फ्लाइंग ब्रांच। ओके, नेक्स्ट वी कम टू दिस हाउ टू अप्लाई। ठीक है, ये हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं ये सारा जो प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसीजर आपका चलता है।
तो जो आपका एफकैट का एग्जाम होता है, जैसे हम पहले भी बोले कि साल में 2 बार होता है, तो एफकैट 1 एंड एफकैट 2, तो यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं 2022 को। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आती है दिसंबर में, एयरफोर्स नोटिफाई करता है कि भाई हम एयरफोर्स का एग्जाम करने वाले हैं, आप इसको अप्लाई कीजिए। तो नोटिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर 2021 को आ गई थी इस साल एफकैट 1 के लिए, एंड एप्लीकेशन फॉर्म आपका वैलिड था 1 से 30 तक। अब इस विंडो के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आता है कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और फरवरी में आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो 12th to 13th 14 3 दिन में आपका एयरफोर्स का एग्जाम यहाँ पे चल रहा है, एफकैट एग्जाम। ओके, लाइक वाइज फॉर एफकैट 2, तो यहाँ पे आपका जून में हो रहा था, यहाँ पे आपको दिसंबर में नोटिफिकेशन आ रही थी, यहाँ पे जून में आ रही है। रफली दिस टाइम यू गेट इट, एंड आपका एग्जाम हो रहा है एंड ऑफ अगस्त। तो अगस्त सितंबर कहीं भी आपका एग्जाम हो सकता है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, अराउंड दिस टाइम। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, इट्स जस्ट जनरल सा आइडिया लेते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ एक चीज और, अगर आप टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, तो आपको एफकैट आप देंगे एफकैट का एग्जाम। इसके बाद में शाम को, ठीक है, ये 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा। उसके बाद शाम को, उसी दिन शाम को आपका टेस्ट होगा 45 मिनट्स का, जहाँ पे इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब ये नोटिफिकेशन आ जाती है, उस टाइम पे वी हैव टू गो टू दिस थिंग, दिस लिंक afcat.cdac.in। वहां पे हमें सर्च करना है कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, इस वेबसाइट पे जो पेज होगा वहां पे हमने ढूंढना है कैंडिडेट लॉगिन, और वहां पे हमने रजिस्टर करना है। अभी आप देखोगे जैसे अभी इस मोमेंट पे आपको ये पेज नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि मतलब मैंने ढूंढा था तो afcat.cdac.in नहीं मिला, फिर मैंने कैंडिडेट लॉगिन एफकैट लिखा, सर्च किया, आ गया, पर उसने बोला कि फॉर द टाइम बीइंग दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल, आप अभी इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। फाइन, ठीक है, या अब यहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं, देन एज बड़ा क्लियर है, जैसे आप आई थिंक बहुत बार आप इसको फिल कर चुके होंगे, आपको वही ड्रॉप डाउन वाला जो सिस्टम होता है, आपको सीधा सीधा इसको प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको फॉर्म को फिल करना है। कौन सी एंट्री से हो, एफकैट से हो, एनसीसी से हो, एनसीसी स्पेशल एंट्री, वो सारा आपको मेंशन करना है। ठीक है, एनसीसी स्पेशल एंट्री बाय द वे इट्स नॉट रियली पार्ट ऑफ एफकैट, वो एफकैट से थोड़ा सा विपरीत है। ठीक है, ओके, तो ये लोग एग्जाम नहीं देते, इनकी डायरेक्ट एंट्री होती है, तभी ये स्पेशल एंट्री यहाँ पे लिखा है। ये एनसीसी है, अगर ये एजुकेशनली जो क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स कर रखा है वो पास करते हैं कैंडिडेट्स, इनके पास सर्टिफिकेट है, तो दे आर एलिजिबल टू गो डायरेक्टली टू द AFSP। ठीक है, तो दे कैन गो डायरेक्टली, तो एनसीसी का ये फायदा है, स्पेशल एंट्री इसलिए बोला हुआ है। ओके, अप्लाई कीजिए इसको एंड देन पे द फीस, ₹250 एज एग्जामिनेशन फीस, और चलते बनिए। चलो, अब ये हो गया हमारा। अब देखते हैं एफकैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ब्रांच बाय ब्रांच हम अब यहाँ पे देखेंगे, एंड अभी देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच अब दोनों के लिए है, एफकैट ऑल्सो एंड एनसीसी एंट्री। क्या बोलते हैं इसको, एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच। सो कैंडिडेट्स मस्ट बी 20 to 24 years old। ठीक है, 20 to 24 years हो सकते हो, और मान लीजिए कि अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, ठीक है, इशूड बाय द DGCA इंडिया, देन इट कैन बी रिलैक्स्ड अप टू 26 years। तो आपको इस एज ग्रुप के बीच में अपना करना है काम, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। CPL है तो फिर 26 years। ओके, नाउ एफकैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। यहां पे आपका एज क्राइटेरिया 20 to 26 years है। ठीक है, तो 20 to 26 years, पायलट का 20 to 24, यहाँ पे 26 years। वैसे तो ग्रेजुएशन ही 20 तक खत्म होती है, इंजीनियरिंग करी होती है तो 21 हो जाएगा, 21-22 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 26 ग्राउंड ड्यूटी में, ये एक डिफरेंस है। और डेट ऑफ बर्थ कैसे माना जाता है, तो आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है, ठीक है, 10th की मार्कशीट, उसके बेसिस पे उसी को माना जाता है एज योर बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड यहाँ पे माना जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू AFCAT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीपल हु आर मैरिड, या मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग्स में क्या क्राइटेरिया है। सो बेस्ट है अगर आप अनमैरिड है, आपके लिए सबसे अच्छा है। तो कैंडिडेट्स बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स मस्ट बी अनमैरिड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। तो 25 साल से नीचे एंड मस्ट बी अनमैरिड। अब मान लीजिए यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, तो 26 साल के थे और आपने शादी भी कर ली। सो मैरिड कैंडिडेट्स अबव 25 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ऐसे नहीं है कि अनमैरिड हो तो ही अप्लाई कर सकते हो, मैरिड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आपकी एज 25 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और बस ये आपको अप्लाई करने दे रहे हैं, बाकी आपकी फ्रीडम कुछ नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते, यू कैन नॉट लिव आउट विद फैमिली, एंड यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड मैरिड अकोमोडेशन। तो सिंगल वाली लाइफ ही है आपकी, इवन इफ यू आर मैरिड। दूसरा, फॉर विडोज एंड विडोवर्स, विडोवर्स एंड डाइवोर्सीज, तो इनका भी लिखा है बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। मुझे लॉजिक नहीं पता है इसका, बट हाँ 25 ईयर्स आपकी वो होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच देख लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो 12वीं क्लास है, ठीक है, +1 +2 जो होता है, उसमें कंपल्सरी है कि आप मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ आपने इसको परस्यू किया हो। तो मैथ्स एंड फिजिक्स के बिना ही आप नहीं कर सकते। एंड इसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है, ईच इन मैथ्स एंड मिनिमम 60% मार्क्स ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स, वो कंपल्सरी है। मतलब दोनों में आपको ये चाहिए, ये नहीं कि मैथ्स में 59 मार्क्स आ गए तो आप आउट हो। ओके, ये आपका कंपल्सरी है। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम है, ग्रेजुएशन विद मिनिमम ऑफ 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन। मतलब कॉमर्स भी कर लिया तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि मैथ्स एंड फिजिक्स आपकी 10+2 लेवल पे होनी चाहिए, बस। कॉलेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हाँ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। वो तो कोई भी कहीं भी ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। ओके, इसके बिसाइड्स, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी है, हाँ तब भी एलिजिबल हो, तो क्या दिक्कत है। तो बस यहाँ पे 60% मार्क्स वाला रूल देख लेना, 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, जहाँ पे सीजीपीए होता है तो उसका इक्विवेलेंट जो होता है वो। अगर वो भी नहीं है तो कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। अगर आप ये क्राइटेरिया नहीं मीट कर सकते तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ AMIE और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से भी आप अपने मार्क्स ठीक करके आ सकते हैं। तो भी इंजीनियर होना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको ये देना पड़ेगा। और ये वैसे ही बता देता हूँ क्लियर सेक्शन ए एंड बी क्या है। तो जो सेक्शन ए है दैट इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, सबके लिए कॉमन है। और जो बी वाला है वो आपका ब्रांच स्पेसिफिक, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, तो जैसा आपका ब्रांच था उसका उसके अकॉर्डिंग आपका बी एग्जामिनेशन होता है। चलिए, तो ये आपकी फ्लाइंग ब्रांच की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव AFCAT टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी या ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। ओके, अब यहां पे आपको क्या चाहिए। तो टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट जब हम देखते हैं, इसमें 2 कैटेगरीज है, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं हो या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो तो क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे ब्रांचेस हो गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इस तरह की जो ब्रांचेस हो गई आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, सो वो सारी इसके अंदर कवर्ड है।
और जो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल है, अब कुछ लोग होते हैं कि मैकेनिकल में भी होते हैं ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गई आपकी, या फिर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, वो सारी आपकी एक एक जैसी मानी जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ओके, नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स? तो 60% मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, लेट्स फॉरगेट दिस इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्रीज वो आपको करनी है, बीटेक बी आपको करनी है, नहीं होता तो आपको वही क्लियर सेक्शंस ए एंड बी ऑफ AMIE, ठीक है, तो ये वाला करना है, या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जाम ऑफ द IET। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में हो तो आपको ये करना है। अब लाइकवाइज मैकेनिकल वाले को क्या करना है, सेम क्राइटेरिया तो सेम ही रहते हैं, तो इनको एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाय एक्चुअल स्टडीज विद अ मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स, बस। ठीक है, बस ये एक फर्क है दोनों बॉक्सेस के अंदर, ये वाले और ये वाले। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एफकैट नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी। यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी डिग्री में। वो जो पहले था कि +1 +2 आपके 10+2 में फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, वो वाला भी क्राइटेरिया नहीं है। मतलब अपने स्कूल में कॉमर्स की स्ट्रीम से किया या आर्ट्स की स्ट्रीम से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ भाई, ग्रेजुएट जरूर होना चाहिए आपका। ठीक है, ग्रेजुएट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तो इसका मतलब है कि आप इंजीनियर हो तो क्या आप बन नहीं सकते? बिल्कुल बन सकते हो। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, तो बस ये है कि ग्राउंड ड्यूटी का रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम है। देन वी हैव अदर ब्रांचेस ऑल्सो, जैसे कि एफकैट मीटियोरोलॉजी। ठीक है, तो मीटियोरोलॉजी का जो मेजरमेंट्स वगैरह होते हैं उसके रेफरेंस में ही आपका आ जाता है, मेजरमेंट्स वगैरह, क्लाइमेट, उन चीज़ों में आ जाता है, वेदर वगैरह में। तो ये क्या चाहते हैं आपसे, दे वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, किसी में भी आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, इंक्लूडिंग अप्लाइड फिजिक्स, ओशनोग्राफी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एग्रीगेट इन ऑल पेपर्स पुट टुगेदर, provided maths and physics were studied at graduation level with a minimum of 55% marks in each। मैथ्स और फिजिक्स तो मस्त है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। ठीक है, जो स्पेशल एंट्री वाला होता है उसका, इनको एफकैट देना नहीं होता। ठीक है, दे कैन डायरेक्टली गेट इनटू दिस थिंग। सेम क्राइटेरिया है, कोई कुछ नहीं है इसमें। 10+2 में आपको ईच मैथ्स और फिजिक्स आपको होनी चाहिए। फ्लाइंग कर रहे हो तो मैथ्स एंड फिजिक्स मस्ट है, और आपको स्कूल में 60% मार्क्स ईच चाहिए इसमें, या फिर आपको वही जो फ्लाइंग वाली क्वालिफिकेशन थी सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द हाइट क्राइटेरिया। ठीक है, एक पर्सनल ओपिनियन आपको देता हूँ, यहाँ पे ना इतना मत फंसना कि मेरी ये हाइट है, मेरा ये विजन है, इन सब चीज़ों में मत फंसना। अपनी काबिलियत पे जरा काम कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप दे विल बी टेकन केयर ऑफ। वैसे इनका मेडिकल बड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली द फ्लाइंग ब्रांच। ओके, कमिंग टू द हाइट क्राइटेरिया, तो मिनिमम हाइट फॉर फ्लाइंग ब्रांच विल बी 162.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम हाइट है जो आपकी होनी चाहिए। बाकी सिटिंग हाइट क्या है, लेग लेंथ क्या है, थाई लेंथ क्या है, वो आपको सारा आई थिंक यू कैन, आप इसको देख ही सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में बता रखा है मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। ठीक है, ओके, मूविंग टू द ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अच्छा, फ्लाइंग ब्रांच में हाइट वाला चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कॉकपिट में बैठोगे तो कॉकपिट में हाइट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें अपने फिट होना है ऑल दो थिंग्स। अच्छा, ग्राउंड ड्यूटी की जब बात करते हैं, इसमें द मिनिमम हाइट इज 157.5 सेंटीमीटर्स। थोड़ा सा रिलैक्सेशन है यहाँ पे। एंड इफ यू आर फ्रॉम हिली रीजन्स तो आपको थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि गोरखास एंड इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स,
एंड हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड तो मिनिमम हाइट एक्सेप्टेबल विल बी 5 सेंटीमीटर लेस, तो 157.5 माइनस 5 सेंटीमीटर मतलब 152.5 सेंटीमीटर्स। बाकी आप लक्षद्वीप से हो, ठीक है, सो कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप, तो वहां पे भी यू विल गेट मोर रिलैक्सेशन। तो ये 157.5 माइनस 2। ये विजन क्राइटेरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट नोटिफिकेशन ही डाली है। आई डोंट, हाँ, एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। फ्लाइंग ब्रांच में प्रॉब्लम है विजन का, ठीक है, और इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपको दूर का दिखना चाहिए, जंग में आपको दूर का तो दिखना ही चाहिए आराम से। तो अगर आपको चश्मा लगता है, मतलब रूटीन कामों के लिए आपको चश्मा लगता है, आप चश्मा, डॉक्टर ने बोला है चश्मा पहन के रखना है, मतलब आपको दूर का थोड़ा कम दिखता है, रीडिंग ग्लासेस नहीं, आपको दूर का नहीं दिखता, तो यू फॉरगेट अबाउट इट, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, खत्म बात, फ्लाइंग ब्रांच आपका खत्म है यहाँ पे अगर आपको चश्मा लगा हुआ है एट अर्ली एज, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये आपका मस्त है, बाकी चीज़ों में आप चश्मा वश्मा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यू कैन ऑलवेज गेट योर सेल्फ टेस्टेड, क्या है डिटेल्स वगैरह वो सब, नो इश्यूज। नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न एंड ओवरव्यू। ये आई थिंक हम इसको बात कर ही चुके हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, ट्वाइस ईयर होता है, लैंग्वेज मीडियम ऑफ द एग्जाम इट इज इंग्लिश, इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है। इनफैक्ट आप इसका मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, जो एक तो हमने अपने भी उसमें डाला ही है हमारे जो चैनल पे, एफकैट के बारे में पूरा एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर्स के साथ, और आप इनकी वेबसाइट पे भी यू कैन गेट द मॉडल पेपर, आपको ईकेटी सारी जो एंट्रीज है सबका पेपर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। एग्जाम लेवल नेशनल, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का होता है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 मार्क आपको कम मिलेगा, -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन। ओके, अब सिलेबस देख लेते हैं एफकैट का। जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, सारी चीजें आई थिंक वो तो पढ़ ही लेंगे, थोड़ा सा वैसे ही बताया तो इतना डीप नहीं पूछते हैं, ठीक है। जो आपका सीडीएस का एग्जाम होता है ना उसमें बहुत डीप पूछते हैं, बिल्कुल सिविल सर्विस वाला कैटेगरी है वो, पर यहाँ पे इतना डीप नहीं जाते। तो अगर बेसिक आपको पता है ना, मौर्य डायनेस्टी यहाँ पे किसने फाइंड किसने उसको इस्टेब्लिश करी थी, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको है तो आप आराम से क्लियर करने चाहिए। और करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, डिफेंस वाला पार्ट भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सारी चीज़ें भी जो रिसेंट हुई है ना, बहुत रिसेंट वाली, मान लीजिए 3-4 महीने पहले वाली, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिल इन द ब्लैंक होगा, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती है, नॉर्मल है आई थिंक, हर 1 डे एग्जाम जो भी होते हैं उसमें सब में ये कॉमन चीज़ें ही है। लेवल थोड़ा सा इजी है, रिलैक्स्ड है यहाँ पे। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, कॉन्ट्स बेसिकली, एंड दूसरा आपका रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें जो आपकी एफकैट एग्जाम में होती है। अब इसका थोड़ा सा कट ऑफ भी देख लेते हैं, तो कट ऑफ कितना आ रहा है, तो 142, 150, 165, तो मतलब 50% के आसपास का आपका कट ऑफ आता है। 50% का आसपास का कट ऑफ आने का मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती होगी, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती होगी, तो मान के चलिए कि आपको 70% तक पेपर आपको ठीक से करके आना है, उसमें से गलतियां भी होंगी, तब जाके आप क्वालिफाइंग के आसपास पहुंचेंगे, ठीक है। और ये बॉर्डर लाइन पे थोड़ी आना है हमने, डरना थोड़ी है, डर लगता है ना जितना क्वालिफाइंग के पास में होता है, फिर रोज रोज चेक करते हो, वो कोई गारंटी भी नहीं है 140 हो गया कभी, ये भी यहाँ पे भी लिखा है 155 to 165, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो अपना तैयारी ठीक से रखनी है, और 70% का टारगेट तो रखना ही रखना है कि ये हमने अटेम्प्ट करके आए हैं, अच्छे वाले अटेम्प्ट करे, गलतियां तो होनी है स्पेशली इंग्लिश वाले में। और स्पीड स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, सो स्पीड इज इंपॉर्टेंट। यस, द रिजल्ट इज लॉन्च्ड इन 60 days, ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ 60 days आपको रिजल्ट आ जाता है, जल्दी आ जाता है। ओके, सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स हमारा जो कैट के ऊपर वीडियो था, आई होप यू लाइक इट, आपको जो बेसिक क्वेरीज थी इज क्लियर,
कुछ फिर भी रह जाता है तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है चैनल का, वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आई गेट बैक टू यू। ठीक है, हमारी टीम में से somebody will get back to you. एंड यू कैन ऑल्सो गेट इन टच। हमारी वेबसाइट है www.defenseniti.com। हमारी एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर के ऊपर, एंड मेल ID, एंड इफ you have any queries you can reach out to us on this number.